हाय गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे क्या। तो जैसे कि कल मैंने पढ़ाया था और वो ये पढ़ाया था कि मोंगो डीबी को कैसे कनेक्ट करें बैकएंड से। और कनेक्ट करने के बाद हमने कनेक्ट किया था, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद हमने डाटाबेस को मतलब यहाँ पे भेजा था। मतलब ये जो यूज़र डाटा है, ये जो यूज़र आ रहा है, ये हमारा मोंगो डीबी से आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमने की थी। तो आज हम क्या करेंगे, हम एक फ्रंट एंड बनाएंगे और फ्रंट एंड बनाकर उसमें क्या करेंगे, फेच करेंगे डाटा को। या तो फेच करेंगे या एक्सक्यूज से करेंगे, ठीक है। दोनों मेथड से करके देखेंगे और देखेंगे क्या क्या इश्यूज आते हैं और कैसे इसे रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ फ्रंट एंड का, फ्रंट एंड, ठीक है। ओके, तो फ्रंट एंड का एक फोल्डर बना लेता हूँ एंड बना लिया मैंने फ्रंट एंड का फोल्डर। और इसी के अंदर मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ। तो दो टर्मिनल में खोल सकता हूँ एक साथ, ठीक है। पहले मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो npm मैंने स्टार्ट कमांड रखी थी शायद, ठीक है। तो मेरा नोड मोन चालू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, प्रोडेव के अंदर फ्रंट एंड में चला जाता हूँ, ठीक है। सी डी फ्रंट एंड, ठीक है। तो ये मैं फ्रंट एंड में चला गया और फ्रंट एंड में जाके मैं क्या करूँगा, एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप और डॉट करके बेसिकली यहाँ पे मेरी जो फ्रंट एंड में ना, वो रिएक्ट जो है इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। रिएक्ट की सारी फाइल्स वगैरह आ जाएंगी और ये सारी चीज़ें। तो जैसे कि मोंगोडीबी कनेक्ट हो रखा है और हमने कल देखा था कि हम थंडर क्लाइंट से कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक मेरा रिएक्ट हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तब तक मैं एक और बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कल हमने क्या किया था, ठीक है। तो थोड़ा ढंग से यार समझ आए। तो सबसे पहले हमने एक्सप्रेस किया था। एक्सप्रेस के बगैर भी हम सर्वर बना सकते हैं http.create सर्वर करके, बट एक्सप्रेस से काफ़ी आसान हो जाता है काम, ठीक है। क्योंकि जो मेथड्स वगैरह होते हैं उनको कॉल करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे ये मेथड्स हैं गेट पोस्ट पुट डिलीट, ठीक है। तो इसलिए हम एक्सप्रेस को करते हैं, ठीक है। फिर मोंगूज को हमने किया क्योंकि हमें डाटाबेस में कनेक्ट करना था और डाटाबेस में वो जो डाटा आ रहा है उसको वहाँ भेजना था, ठीक है। तो हमने डीबी करके ये फंक्शन बनाया और फंक्शन के अंदर ट्राई कैच ब्लॉक रखा क्योंकि मोंगो डीबी हो सकता है कि चले ना चले, तो ये पता है कैसे चलेगा, इसके लिए हमने ट्राई कैच ब्लॉक में से रखा था, ठीक है। ताकि अगर कोई एरर आए तो हमें पता चलता है। फिर हमने डीबी फंक्शन को कॉल कर दिया और ये मोंगो स्कीमा बनाना होता है। स्कीमा में बेसिकली हमें देना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें हम देने वाले हैं और उसका फॉर्मेट क्या होगा, मतलब स्ट्रिंग में, बूलियन में, किस में होगा, ठीक है। तो वो चीज़ हमें देनी पड़ती है। फिर हमने एक मंगूस का मॉडल बनाया था, ठीक है। मॉडल बना के हम न्यू डीबी नाम रखा था और यहाँ पे ऐप एक्सप्रेस। तो ऐप के अंदर एक्सप्रेस फंक्शन को कॉल करते हैं ताकि फिर ऐप को हम चला सकें, ठीक है। पोर्ट हमने 5000 दिया था, ऑब्जेक्ट हमने ऐसे ही पास किया था ताकि चेक करने के लिए स्टार्टिंग में। तो इसकी कोई बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और ये मिडल वेयर है एक्सप्रेस डॉट जेसन, जो कि फॉर्म से जब हम डाटा लेते हैं तो उसके लिए मदद करता है। मतलब अगर जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, इस बॉडी से यूज़र नेम पासवर्ड जो फेच हो रहा है वो जेसन फॉर्मेट में होगा। तो उस जेसन फॉर्मेट से रिट्रीव करने के लिए, बेसिकली उसको पार्स करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, इस मिडलवेयर की, ठीक है। एक और मिडलवेयर होता है कोर्स, जो हम जानेंगे जिसके बारे में, पहले उसके बिहेवियर करके देखेंगे फिर जानेंगे, ठीक है। ओके, तो ये गेट एपीआई है। इसमें स्लैश सारे एक ही यूआरएल पे बने हुए हैं, स्लैश पे ही। तो हम लोग को ये नहीं है, ये रिक्वेस्ट होता है, ये रिस्पॉन्स होता है। और अगर आप इसे उल्टा सीधा कर दोगे तो भी मतलब उसका वही होगा कि वो रिक्वेस्ट के लिए काम आएगा, ये रिस्पॉन्स के लिए। अगर मैं यहाँ रिस्पॉन्स लिख दूँ तो वो रिक्वेस्ट के लिए ही काम आएगा। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। एंड रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस से हम स्टेटस कोड पास कर सकते हैं, जैसे 200 होता है, मतलब ओके, ऐसा वाली सारी चीज़ें। और सक्सेस ट्रू, ये हम जेसन ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, ठीक है। सक्सेस ट्रू है ऑब्जेक्ट वगैरह चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें। और मेरा अब ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया रिएक्ट। तो हम रिएक्ट से करके कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी पुट डिलीट और ये सारे मेथड्स हैं। और मैंने एक मोंगो डीबी करके एक और फाइल, मोंगो डीबी को शेल में कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताया। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने आई थिंक पुट और वो सारी चीज़ें नहीं बताई थी इसके अंदर, सिर्फ क्रिएट करना ही बताया था कि इसमें कैसे करते हैं। बाकी जो कमांड होती है वो सेम ही होती है जो कि मैंने मोंगो डीबी शेल में बताई हुई है। अपडेट वन, अपडेट मैनी, डिलीट वन, डिलीट मैनी। और क्या था, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। और क्रिएट करने का तो ये रहा, क्रिएट कर दिया। और फाइंड वन, फाइंड मनी से हम पता कर सकते हैं कि कितने सारे हमारे पास डाटाबेस है, ठीक है। तो सारी चीज़ें करेंगे यूज़। सबसे पहले हमने यहाँ फ्रंट एंड में देखो हमने कर दिया। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो रखेंगे, बाकी डिलीट कर देंगे। डिलीट मार, इसका भी कोई काम नहीं है, डिलीट करो, ठीक है। इसका भी कोई काम नहीं है, डिलीट। क्लीन कर ले, इसका कोई काम नहीं है, डिलीट कर दो। बाकी तो सारी चीज़ ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ें क्लीन करनी है। और यहाँ से चीज़ें क्लीन करनी है। बस हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। और ऐप डॉट जेएस के अंदर से हम ऑलमोस्ट चीज़ें हटा देंगे, सिर्फ ये रहेगा नॉर्मल,
एंड यहाँ पे हम चला देंगे ऐप, ठीक है, बस चेक करने के लिए कि हमारा चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे npm स्टार्ट कर देता हूँ, npm स्टार्ट, ठीक है। एंड अब सर्वर आएगा, यहाँ पे देखेंगे उसे लॉगिन करके कि क्या दिखता है हमें। ठीक है, बेसिकली ऐप ही दिखेगा। तो स्टार्ट हो रहा है अभी। तो हम एक्सक्यूज और फैच दोनों का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आज नहीं हो पाया तो अगली वीडियो में करूँगा। ठीक है, तो कंटिन्यूसली ये वीडियोस ऐसी ही आ रही है बैकएंड के ऊपर पूरी तरीके से, क्योंकि फ्रंट एंड तो आसान है सीखना, बट बैकएंड में बहुत ज़्यादा लॉजिक वगैरह चीज़ें होती हैं। अगर वो सीख गए तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो लोगो डॉट एस में कुछ एरर बता रहा है कि लोगो डॉट एस तो हमने शायद डिलीट कर दिया, बट यहाँ पे है। हाँ, तो ये वाला है। तो एरर को सीखना सीखो कि एरर आए तो उसे पढ़ो, समझो कि क्या कह रहा है, क्योंकि एरर तो आएंगे ही। आज नहीं तो कल कभी ना कभी एरर आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एरर आए ना आपकी लाइफ में। तो एरर को रिजॉल्व करना सीखो, ठीक है। और उससे डरो मत, बस रिजॉल्व करना सीखो। तो हमारा ऐप कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई, और अब चाहते क्या है, तो बेसिकली मैं चाहता क्या हूँ कि मुझे डाटा फैच करना है, ठीक है। मैं फैच करके डाटा को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अब डाटा कौन सा है, मेरे पास कुछ यूजर्स हैं शायद, है ना। मोंगोडीबी में मैंने दिखाया था कल, तो मैं दिखाता हूँ मोंगोडीबी कंपास हीरा, ठीक है। तो मेरे पास कुछ यूजर्स थे, एंड मेरा कनेक्ट करते हैं इसको, एंड ये डाटाबेस में मैंने न्यू वाला डाटाबेस बनाया था। एंड मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, यूज़र को खोलते हैं, एंड मेरे पास दो डाटाबेस है जिसमें मेरा ही नाम और पासवर्ड वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को हम फैच करके देखेंगे कि कैसे फैच कैसे करते हैं, ठीक है, एक्सक्यूज और उसकी वजह से। और उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक एपीआई को, मतलब एक एपीआई ले लूँ और उससे फैच करके देखूँ, ठीक है। तो वो भी अच्छा है, एक तरीका है फैच करने का, ठीक है। तो वो ट्राई करेंगे पहले, चलो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फैच करना है, ठीक है। तो मैं कोई एपीआई ऐसी ले लूँगा, उसकी टेंशन मतलब कैसे लूँगा वो, ठीक है। तो मेरे को फैच करना है, तो मैंने एक फैच डाटा करके एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, कि मुझे फैच करना है। अब फैच करने के दो मेथड होते हैं, ठीक है। डाटा फैच करने के दो मेथड होते हैं, एक एक्सक्यूज होता है जो कि सिक्योर भी होता है ज़्यादा और आसान भी होता है यूज़ करना, और एक होता है फैच, ठीक है, जिसको आपने सुना होगा, ठीक है। तो देखो यार, ऑनलाइन जो एपीआईज मिलेंगी वो सिर्फ गेट मेथड पे काम करती है, बट हमें पोस्ट पुट डिलीट ये सारे मेथड करने हैं, तो उसके लिए मैंने जो बैकएंड में जो बनाया है डाटाबेस एपीआई बनाई है, उसका यूज़ करेंगे। तो अभी हम फिलहाल एक एपीआई को वैसे ही देख लेंगे ताकि गेट वाला मेथड देख लें, और बाकी बाकी मेथड्स के लिए मैं उनको कॉल करूंगा जो मैंने अपनी बैकएंड एपीआई बनाई है, ठीक है। क्योंकि उनमें ज़्यादा डाटा नहीं है तो समझ नहीं आएगा उस तरीके से, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे, ठीक है। तो मैं फैच करता हूँ डाटा, और बेसिकली मेरे को यहाँ पे चाहिए यूआरएल, ठीक है। जो भी एपीआई का यूआरएल है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं यूआरएल ढूंढता हूँ, ठीक है। एक नॉर्मल एपीआई ढूंढते हैं, एपीआई, ठीक है। एपीआई एंड पॉइंट्स भी लिखेंगे तो आ जाएगी आई थिंक। कई सारी एपीआई आपको मिल जाएगी अगर आप सर्च करोगे तो, ठीक है। एंड व्हाट इज एन एपीआई एंड पॉइंट, फ्री एपीआई देखते हैं। तो एपीआई एंड पॉइंट्स, ये तो यार कोई पता नहीं लग गया, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं फ्री एपीआई टू फैच। हाँ ये रहा, ओके। तो फ्री एपीआई टू फैच डाटा, एंड यहाँ पे आ गया, और मेरे पास कई सारी वेबसाइट आ गई जो गिग्स पे है, और यहाँ पे मेरे पास डाटा आ गया। तो मैं यहाँ से एक वाटर पब्लिक टाइप की पब्लिक 20 फ्री पब्लिक एपीआई फॉर डेवलपर्स, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, अच्छा ये वापस नीचे ही है कहीं पे, ठीक है। द मेल डी वी डेक कार्ड, किसी का भी यूआरएल लिंक नहीं है, ये रहा गेटअप रेस्ट एपीआई। तो एपीआई का लिंक नहीं दे रहा क्या, हाँ यहाँ तो कोई लिंक नहीं दे रहा यार, डायरेक्टली यहीं मिल जाता तो। इसके अंदर एक बार देखा था मैंने, शायद मिल गया था मुझे लिंक। तो ये रहा स्पैन कूलर एपीआई है, ठीक है, जोक्स वगैरह के लिए। तो इस पे सर्च करते हैं, पता नहीं क्या क्या मिलता है इसमें। तो ये आ गई लिस्ट ऑफ पब्लिक एपीआई टेस्टिंग नो कीज, एंड फ्री एपीआई है, ये रहा। देखो लिंक्स मिल गए पब्लिक एपीआई की, ठीक है। अब एपीआई को चेक कैसे करते हैं, सबसे पहले यार यहाँ पे कोई टैब लो, खोल दो, क्योंकि गेट एपीआई तो डायरेक्टली हम जैसे इस पे लॉगिन करेंगे तो हमें वो जो भी डाटा होगा ना इस एपीआई पे वो सारा यहाँ दिख जाएगा, देखो, ठीक है। ये है जो हमें डाटा मिल चुका है, ओके। तो अब इस एपीआई को हम
फेच करेंगे। 1427 काउंट है इसके अंदर, ठीक है। एंड लेट्स फेच दिस डाटा। तो हम यहाँ पे आ गए एंड कहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे मैंने आ गया, मैंने यूआरएल की जगह वो वाला यूआरएल दे दिया जो मैंने फेच किया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देना होता है जो कि ऑब्जेक्ट की टर्म में होता है। आप दो तरीके होते हैं इसको देने के लिए, ठीक है। पहला तरीका तो ये होता है कि यहाँ लेट ऑप्शंस करके और यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दो और फिर वो सारी चीज़ें अप्लाई कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आप डायरेक्ट दे दो, तो मैं डायरेक्ट दूंगा, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया, मैंने मेथड दे दिया क्या, गेट, ठीक है। अब देखो गेट मेथड बहुत इजी होता है इसके अंदर, क्यों, क्योंकि मुझे बस मेथड लिखना है गेट और हो गया, मतलब इतने में मेरा फेच का काम हो गया। बट अगर ये कुछ और होता, मतलब पोस्ट होता, तो मुझे थोड़ी चीज़ें और देनी पड़ती है, जैसे हेडर्स, ठीक है, जो मुझे गेट में देने की जरूरत नहीं है। तो मैं जब पोस्ट वाला करूंगा तो उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। देन करना होता है, फिर यहाँ पे देना होता है क्या, यहाँ पास करेंगे जो रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, रिस्पॉन्स आएगा वो, और फिर उस रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर देंगे, ठीक है। और जेसन करने के बाद फिर डॉट देन चेनिंग होती है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या आएगा, डाटा, ठीक है। और यहाँ हम कंसोल लॉग डाटा करके देख लेंगे कि डाटा क्या आ रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे डाटा क्या आ रहा है, ओके। एंड बस हो गया, ये है फैच, और कुछ नहीं है, बस हवा बना रखा है लोगों ने फैच का, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा कर देंगे। एक और चेनिंग कर सकते हैं इसके अंदर डॉट लगा के, कैच, ठीक है। ये कब यूज़ किया जाता है, बेसिकली हम इसे यूज़ करते हैं ताकि अगर कोई एरर वगैरह आ गया तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और ये ऐसे कर देते हैं, तो हमें एरर पता चल जाता है जो भी है, ठीक है। और मैंने ये कर दिया एंड यहाँ पे फेच डाटा इज वैल्यू बट नेवर यूज्ड, ठीक है, हमने इसे यूज़ नहीं किया। ये तो किया भाई कंसोल लॉग डाटा, ठीक है। अच्छा, फेच डाटा को हमने कॉल नहीं किया, हाँ, तो हमें फेच डाटा को कॉल भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने फंक्शन बनाया। तो लेट्स कॉल इट, कॉल नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे, कॉल किया एंड अब मैं यहाँ चलता हूँ, मैंने कंसोल डॉट लॉग किया था तो मेरे कंसोल में आंसर आ जाना चाहिए। वेयर इज माई कंसोल, ओके, हियर इज माई कंसोल एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या है, काउंट है इतने, एंट्रीज है इतनी सारी, मतलब 1426, ठीक है, जीरो से लेके तो मतलब 1427 एंट्रीज है लाइन थियरी। और इसमें क्या दे रखा है कि कई सारे ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ देखा था, ठीक है। एंट्रीज है, एंट्रीज, और एंट्रीज में कई सारे, मतलब जीरो से लेकर 99 तक ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट्स कहाँ चला गया मैं, रिएक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट दे रखे हैं 0 से 99 तक, ये किसमें, ये एक एरे के अंदर है, ठीक है। ऐसी कई सारे एरेज है हमारे पास, तो कितने एरेज है हमारे पास, 0 100 199 और ये सारे एरेज है, ठीक है। तो हमें इन एरेज को क्या करना है, ये एरेज नहीं है, ऑब्जेक्ट है पहले, ठीक है। ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एंट्रीज है, काउंट है, एंट्रीज है और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ एक एरे, मतलब एंट्रीज के अंदर एरे है जिसमें हमारे पास कितने सारे एरे हैं, ये सारे एरे हैं, ठीक है, इतने सारे एरेज हैं एंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो हमें इन सबको फैच करके यहाँ पे डिस्प्ले कराना है डाटा को, ठीक है। सबसे पहला काम तो यही है, ओके। तो हमने यहाँ पे फैच तो कर लिया डाटा, लेकिन डाटा को हम दिखाएंगे कैसे, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि डाटा को दिखाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट करता हूँ और एक डाटा और सेट डाटा करके एक वो बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, फंक्शन और एक वेरिएबल, ठीक है, ताकि हम जब भी चेंज करें डाटा की वैल्यू तो अपडेट हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इनिशियली इसको एक ऑब्जेक्ट दिया, ठीक है, क्योंकि ये पूरा डाटा जो है एक ऑब्जेक्ट है, तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज़ आ गई और डाटा सेव हो गया, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि डाटा सेव होकर ये वैल्यूज आ गई है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, तो डाटा एक वेरिएबल है, ठीक है, नहीं, डाटा एक ऑब्जेक्ट है, जो कि मैंने वहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखा है इसलिए। तो डाटा इनिशियली एक खाली ऑब्जेक्ट है और जब मैं यहाँ पे ये करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बदल के दूसरा डाटा हो जाएगा जो मैंने वहाँ पे डाटा रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेट डाटा कर दूंगा जो कि एक फंक्शन है, और जिसके अंदर मैं जो वैल्यू डालूंगा वो हो जाएगी। तो ये जो डाटा मेरा यहाँ से ये वाला डाटा है वो वाला डाटा अब इसके अंदर चला गया और ये वाले डाटा की वैल्यू जो इसके अंदर डाटा थी ये वाले डाटा की बराबर हो गई, ठीक है। मतलब इस वाले डाटा की वैल्यू पहले जो कि खाली ऑब्जेक्ट थी अब वो भरा वाला ऑब्जेक्ट है जो 1427 जो हमने अभी एरे देखा था ना, वो सारे ऑब्जेक्ट का पूरा डाटा इसके अंदर आ गया अब, ठीक है। पर मुझे पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो मैंने अब कंसोल डॉट लॉग से तो ये हटा दिया है, ठीक है, मैंने सेट डाटा किया है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करके डाटा को देखूंगा, क्या करूँगा, देखूंगा, ठीक है, कि डाटा चेंज हुआ या नहीं।
तो ये कह रहा है यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो यूज स्टेट को हमें यहाँ पे करना है। देखो एक तरीका बताता हूँ जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि यूज स्टेट या कोई भी चीज़ अगर आपको वो करना है तो आपको पूरा लिखने के बजाय यहाँ पे ऐसे लिखो और ये ऊपर हो जाता है इम्पोर्ट। ठीक है, मतलब ये पूरा लिखने के बजाय ठीक है ऐसे हो जाता है। तो ये फास्ट, हार्ड एंड फास्ट कोड है, पर सबको पता है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब मेरा देखो कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे आ जाएगा और कंसोल लॉग में ये भी दिखा देता है कि कौन से की वजह से क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बार बार कॉल हो रहा है। क्यों भाई? क्योंकि जितनी बार मेरा जो डाटा अपडेट हो रहा है उतनी बार ये कॉल होगा और इसकी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस दिक्कतों को ख़त्म कैसे किया जाए? ठीक है, क्योंकि ये तो होगा और बार बार कॉल होगा। क्योंकि देखो ये जितनी बार फंक्शन रीरेंडर होगा मतलब फैच चलेगा उतनी बार फंक्शन, ये फैच डाटा कॉल होगा, फैच डाटा कॉल होगा तो डाटा चलेगा तो ये कॉल होगा, मतलब रीरेंडर होता रहेगा बेसिकली। अब इस रीरेंडर से बचने का एक तरीका है, वो है यूज इफेक्ट। हाँ, मैं एक और सोच रहा हूँ कि मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं एक पूरा जो हुक्स है ना उसका एक पूरा वो बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे हुक्स होंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ठीक है, सारे हुक्स होंगे और इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे भी कभी दिक्कत होगी या मैं कोई भी हुक्स के बारे में यार मुझे जानना होगा तो मैं डायरेक्ट लिख लूँगा और आप लोगों के लिए भी काम आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रख दिया और मैं ये किया, मैंने इसे यूज़ इफेक्ट पर। यूज़ इफेक्ट से फ़ायदा क्या होगा मुझे? देखो बेसिकली ये री रेंडर हो रहा है, बार बार चल रहा है, बार बार चल रहा है और उससे तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेकार होगा, ऐप क्रैश होगा या वगैरह कोई भी चीज़ होगी। और डिपेंडेंसी भी मैंने रख दिया कि ये खाली खाली जो ये एरे की तरह होता है, इसका मतलब इसके अंदर डिपेंडेंसी लिखी जाती है। मतलब मैं कब चाहता हूँ कि ये चीज़ चेंज हो तो मुझे मैं उसका नाम रख सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ मैं सेट डाटा होते ही ये चीज़ चेंज हो या वगैरह वगैरह चीज़ें जो भी, तो मैं नाम रख सकता हूँ इसके अंदर, उसके बेसिस पे ये चीज़ें चेंज होगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही जान लो कि मतलब ये है। ठीक है, बाकी जब उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा तब ढंग से बताऊंगा। ओके, तो मैंने ये फैच डाटा कर दिया और ये एक बार ही चलेगा। अब ये जो वो आ रहा था ना वो चीज़ नहीं होगी अब। तो मैंने यहाँ पे किया एंड मैं इंस्पेक्टर ये खोल लेता हूँ एक बार। तो मेरा कहाँ है, ये रहा कंसोल, कंसोल। ठीक है, तो ये अभी भी कुछ कर रहा है। अब ये वापस कॉल क्यों हो रहा है? ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है जो ये दोबारा कॉल हो रहा है। मैंने सेव किया है कोड, अरे मैंने सेव नहीं किया। ठीक है, तो मुझे सेव करना था क्योंकि मैं भूल गया और यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइन कह रहा है। ठीक है, तो मैंने तरीका बताया कि अगर किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करना हो तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है। ठीक है, तो मैंने इसे क्लिक किया और ये अपने आप यूज इफेक्ट हो गया यहाँ पे कॉल एंड। ठीक है, तो अब कॉल होने के बाद मैंने यहाँ से ऐसे किया एंड दोबारा रिफ्रेश करो यार। ऐप डॉट जी एस 31 ये इतनी बार क्यों आ रहा है? सोचने वाली बात है ना कि मतलब 3 4 बार क्यों आ रहा है? 2 बार तो समझ आता है। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो जब वो नहीं हुआ था तब आया है। ठीक है, फिर ये 2 की जगह 4 बार आ रहा है। मतलब अब कोई और जगह मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ इसलिए वो 4 बार आया। यहाँ पे मैंने डाटा कंसोल लॉग किया है। ठीक है, और 2 बार तो उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये हटा दूंगा। तो अब कह रहा है डाटा इज असाइन्ड अवेलेबल बट नेवर यूज्ड। अरे वो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये जो एल वाले और होते हैं ये वार्निंग के लिए होते हैं। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्यों आ रहे हैं एंड बाकी ठीक है, मतलब उसे भी रिजॉल्व करना होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि जो हमने कंसोल लॉग कर रखा था उसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें दिखने को मिल रही थी, पर हमने यहाँ से हटा दिया और ये सारी चीज़ें हो गई। कंसोल लॉग डाटा की वजह से 4 बार क्यों आ रहा था मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये जो यूज स्टेट खाली था तो तब ये दिखा रहा था 2 बार, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्ट रिएक्ट का स्ट्रिक्ट मोड होता है ना, कहाँ होता है ये रहा, दिखाता हूँ मैं। ये जो स्ट्रिक्ट मोड होता है जब ये आप हटा दोगे तो आपको एक ही बार दिखाएगा, दिखाता हूँ मैं। ठीक है, एक बार हटा के देखते हैं इसे एंड देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, तो मैंने ये कर दिया एंड कंसोल डॉट लॉग को मैं दोबारा हटा देता हूँ। ये रहा, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, एच डाटा कंसोल डॉट लॉग, ये मैंने हटा दिया। ओके, तो अब हमारे पास आ रहा है देखो 2 बार। अब 2 बार क्यों आ रहा है? अब एक बार आना चाहिए एक्चुअली। रिफ्रेश करते हैं, हो सकता है पिछले वाला ही आ रहा हो। ठीक है, तो देखो खाली आ रहा है और फिर एक बार ये आ रहा है। ठीक है, जब पहले तो खाली होगा जो स्टार्टिंग में आया होगा। ठीक है, कंसोल लॉक करने से पहले, फिर जैसे ही हमारा जो डाटा फैच होके आया होगा तो ये आया होगा इसलिए। और पहले 4 बार दिखा रहा था क्योंकि
पहले ही खाली था तो वो 2 बार दिखा रहा था, और फिर ये था तो इसलिए 2 बार दिखा रहा था, क्योंकि वो जो स्ट्रिक्ट मोड होता है ना वो 2 बार दिखाता है, ताकि डाटा को हम पक्की तरीके से कर सकें कि हाँ मतलब कोई दिक्कत ना हो, दोबारा डाटा आ जाए तो बस देखने के लिए ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इतना ही समझ लो अभी फिलहाल के लिए। ओके, तो हम कहाँ पे थे, इंडेक्स डॉट जी एस में। तो स्ट्रिक्ट मोड को लगा दो यार, ये हटा दिया एंड ये भी हटा दिया मैंने। ओके, और आज तो 20 मिनट हो गए है ना। तो ये चीज़ आ गई हमारी, एंड ये 4 बार इसलिए आ रही है क्योंकि देखो ये जो 2 बार अपडेट हो रहा है और 2 बार जब चेंज होता है तो वो दोबारा चलेगा। ठीक है, क्योंकि सर्वर ही दोबारा चल रहा है। तो 2 बार जब पहली बार वो ले रहा है, क्योंकि हमने ऐसे का वेट तो लगा नहीं रखा, तो पहली बार जब ये चलता है तो आता है, और दूसरी बार स्ट्रिक्ट मोड की वजह से आता है, और ये दोनों बार जो आ रहा है वो अपडेट होने की वजह से आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के अपडेट होने की वजह से, मतलब 2 को मान लो अपडेट की वजह से आ रहा है, और 2 को मान लो कि जो दोबारा से रीरेंडर हो रहा है उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, जबकि एक ही बार आना चाहिए है ना। हाँ, वो ऐसे का वेट कर देते तो फिर वो एक ही बार आता, क्योंकि वो उसकी वजह से चल रहा है, उसकी वजह से चल रहा है। बस इतना ही समझ लो। ठीक है, हमें तो डाटा से मतलब है। तो बेसिकली हमारा एप डॉट जेएस आ गया, एंड मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, एंड डाटा हमने ले लिया, बट डाटा की वैल्यूज़ कभी वो नहीं की। तो डाटा के अंदर हमने जो वैल्यूज़ वहाँ पे देखी थी, कहाँ है हमारी, तो हमने देखो यहाँ के अंदर वैल्यूज दी थी कि डाटा जो है ये हमारा पूरा है, यहाँ से लेके नीचे तक पूरा डाटा है हमारा। ठीक है, अब डाटा के अंदर हम डॉट काउंट करेंगे तो डाटा के काउंट की वैल्यू आ जाएगी। दिखाता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे ऐप ले रखा है ना, यहाँ पे मैं डाटा डॉट काउंट करके वैल्यू दिखाता हूँ, 1427 दिखेगी, डाटा डॉट काउंट। ठीक है, ये वैल्यू दिखा दी मैंने, एंड लेट मी शो इट दिस वैल्यू। कहाँ गया मेरा, ओके। तो देखो 1427 वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये 1427 है जो काउंट की वैल्यू। अगर मैं एंट्रीज रखूंगा तो क्या ये वैल्यूज यहाँ दिखेगी, नहीं। क्यों, इसका रीजन है, क्योंकि देखो यार जो डिव एलिमेंट है यार कोई भी चीज़ है वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखा सकते, वो वैल्यूज दिखा सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखा सकते। तो अगर मैं दिखाऊंगा तो एक एरर आ जाएगा। चलो दिखाता हूँ एक बार। एंट्रीज नाम था ना, ENTRIES थी शायद, देखते हैं नाम क्या था, कंफर्म नहीं है एक्चुअली मुझे। ENTRIES। ठीक है, ओके। तो हमने ये कर दिया और हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो अभी एक एरर आएगा, ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखा सकते हम इसके अंदर। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करके फिर दिखाना पड़ेगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं डाटा डॉट एंट्रीज को कहीं ऊपर रख लूँ, उसको डिस्ट्रक्चर कर लूँ, उसके हिसाब से दिखा दूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन है मेरे पास मैप, डाटा डॉट एंट्रीज। ठीक है, और यहाँ पे मैं मैप करके और इसके पास करके यार चार्ज खत्म हो गया, चार्ज में रखने से। ठीक है, बेसिकली डाटा डॉट मैप जो है इसके मदद से मैं मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू है हम अपना एक नाम दे सकते हैं। मान लो मैंने लिख दिया एरे। ठीक है, एरे नहीं है उसके अंदर, ऑब्जेक्ट है, बट मैंने नाम रख दिया एरे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या नाम रखते हो। और देखो इस वाली मेथड की तरफ थ्रू करोगे तो ये होगा कि बताऊंगा अभी क्या होगा। ठीक है, अब जैसे कि डाटा रो एंट्रीज जो है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो हम इसे डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, हमें कर्ली ब्रैकेट्स में पास करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो हमने ऐसे कर दिया। अब मुझे चाहिए क्या, ये एरे क्या है, ये एरे कुछ नहीं है, वो जो ऑब्जेक्ट है ना एंट्रीज के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, कहाँ गया, यही हुआ ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ऐसे कर दिया, एंड अभी वो दिखा नहीं रहा, यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है एंट्रीज के अंदर जो ये एरे है, बेसिकली एरे ही है एंट्रीज के अंदर। तो जो एरे है इसके अंदर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ। लाइक एरे के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर पहला वाला चाहिए तो एरे डॉट जीरो करके हम ले लेंगे। ठीक है, जीरो नहीं मतलब वो कल वो जो एरे वाला ब्रैकेट होता है उसके अंदर जीरो डाल के। ठीक है, तो ऐसे मैं सारी चीज़ें ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे हम सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं इसको अभी करके दिखाऊंगा कैसे करेंगे एक एक करके। तो एंट्रीज के अंदर एरे है, बस इतना याद रखो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो एरे को मैप कर सकते हैं, तो मैंने एरे ले लिया। अब एरे की जो वैल्यूज है मैं उसको यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके लिख सकता हूँ, बट मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक पहले कार्ड एलिमेंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, कार्ड। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे एक क्या हो गया यार। ठीक है, तो मैंने कार्ड कैपिटल। ठीक है, मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ये सारी फाइल्स चाहिए एक तरीके से। अब मैं उसके लिए अलग अलग करके वो करूँगा तो ज़्यादा दिक्कत होंगी, तो मैं RAFC से एक फंक्शनल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और कार्ड मैंने बना लिया। ठीक है, अब कार्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यूज पास करूँगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा। ठीक है, और मुझे कार्ड वहाँ पे भी लेना पड़ेगा, app.js। ठीक है, तो मुझे कार्ड यहाँ पे भी लेना पड़ेगा।
यहाँ पे मुझे चाहिए कार्ड और मैं यहाँ पे वैल्यूज पास करूँगा, ठीक है, स्लैश। तो मैंने यहाँ से कार्ड ले लिया और मुझे कार्ड वहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने बताया इंपोर्ट करने का सबसे आसान तरीका ऐसे लिखो और ये आ जाएगा इंपोर्ट, ठीक है। आपको जगह फाइल क्या देखनी है वो उतना देखने की जरूरत नहीं है, बस होनी चाहिए तभी काम करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कार्ड ले लिया। अब कार्ड के अंदर मुझे वैल्यूज पास करनी है। कौन सी वैल्यू पास करनी है? जो एरे से आई है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? या तो आप एरे लिख दो या फिर दूसरा तरीका भी है मेरे पास। क्या करो, इस वैल्यू को यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर दो और आपके पास जो वैल्यूज है ना वहाँ पे ये वाली, जैसे एपीआई हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गई, ऑथ हो गई, एचटीटीपी हो गई, सब में यही वैल्यूज है ना, कुछ अलग तो है नहीं। तो इन सारी वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर कर दो और डिस्ट्रक्चर करके वहीं पे लिख दो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अंदर है तो ये वैल्यूज है। या फिर दूसरा तरीका जो कि काफ़ी लोगों को आसान लगेगा, कि मैंने यहाँ जो एरे लिखा था मैं एरे डॉट करके, ठीक है, एरे के अंदर अब जो हमारे पास आया बेसिकली ये जो एरे था उसका एक ऑब्जेक्ट आया है। ये जो एरे है इसका मतलब कि एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो हम एरे के अंदर के ऑब्जेक्ट के डॉट करके एपीआई ले सकते हैं, जैसे ये वाली चीज़ है। तो अभी जो हमारे पास आया वो क्या है? वो ये एक ऑब्जेक्ट आया है, जो एरे है ना एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आए लेकिन एक ऑब्जेक्ट एरे का मतलब इस ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली। तो एरे डॉट एपीआई जब करेंगे तो ये वाली वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। एरे डॉट डिस्क्रिप्शन करेंगे तो ये वाली वैल्यूज आ जाएगी, ऑथ करेंगे ये आएगी, एचटीटीपीएस करेंगे ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आने वाली है। अब कैसे करेंगे देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एरे डॉट ऐसे करने के बजाय ये भी कर सकते हैं और मैंने ऊपर बोला डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं एपीआई और वो सारी चीज़ें, वो ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि लिखने में आपको कम मेहनत लगेगी, ठीक है। अब मैं जैसे एपीआई पास करना चाहता हूँ तो मैं एपीआई करके यहाँ ऐसे लिख दूंगा ए पी आई, यही है ना उसकी नेमिंग और कन्वेंशन देख लेना, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब एपीआई है तो एपीआई होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन ही होना चाहिए, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ एपीआई नहीं पास करना, मुझे एरे डॉट एपीआई पास करना है। क्या? एरे डॉट एपीआई, ठीक है। एक वैल्यू मैंने पास कर दी और वहाँ पे जाके हम इसको डिस्ट्रक्चर करके देख लेंगे। ठीक है, तो मैंने कार्ड में यहाँ पे पास किया और मैं यहाँ पे प्रॉप्स लिखता हूँ। वैसे जनरली प्रॉप्स लिखा जाता है और फिर उसको डिस्ट्रक्चर किया जाता है, बट मैं ऐसे नॉर्मल मेथड बताता हूँ, बाद में बता दूंगा कि डिस्ट्रक्चर करके कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने प्रॉप्स के अंदर मैंने क्या दिया था, ऐप आईडी दी थी या क्या दिया था पता नहीं, मैं भूल गया। तो मैंने एपीआई दिया था, ठीक है, एपीआई दिया था। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ए पी आई, और वो किस में से दिया था मैंने? प्रॉप्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने इससे डिस्ट्रक्चर कर दिया, इसी को कहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिव के अंदर एपीआई दिखाऊंगा तो वही एपीआई दिखेगी और एक की नहीं दिखेगी, सबकी दिखेगी। हर मतलब एक कंपोनेंट का एपीआई कैपिटल में, ठीक है, हर कंपोनेंट का एपीआई दिखेगा। अब देखो दिखाता हूँ मैं मेरा रिएक्ट ऐप, ठीक है। ओके, कुछ एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग मैप। ओके, तो ये एक्चुअली दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। हुआ ये है कि जो वैल्यूज़ है वो स्टार्टिंग में तो एम्प्टी है, ठीक है। फिर हमने सेट डाटा किया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब एम्प्टी वैल्यूज़ है तो वो तो हमारा यहीं से फंक्शन चल जाएगा, हमारा फंक्शन तो यहीं से चलेगा और डायरेक्टली कर देगा, ठीक है। क्योंकि यूज इफेक्ट जो ये काम करेगा, फैच करेगा डाटा को, इसमें तो टाइम लगेगा, तो हमारा फंक्शन तो डायरेक्टली चला जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इसके लिए टर्नरी ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा डॉट एंट्रीज को चेक करेंगे कि डाटा डॉट एंट्रीज है, अगर है तो ही चलना चाहिए। तो इसके लिए एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अगर ये होगा तभी चलेगा, अगर नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो, तो अब ये तभी चलेगा जब ये की प्रॉप्स वाला आ रहा है एरर, शो क्यों नहीं कर रहा है ये, कलर वगैरह तो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या कुछ कह रहा है यहाँ पे, की प्रॉप्स की चैट इन लिस्ट की, हाँ, और हमें एक यूनिक की प्रॉप देना होता है, ठीक है। तो यूनिक की प्रॉप कैसे दें, है ना। तो एक तो तरीका यही है कि लेट करके यहाँ पे कोई वैल्यू रखो और उसके अंदर दे दो कि यार ये आई डॉट प्लस प्लस, और ये अपने आप प्लस प्लस होता चला जाए, ऐसा कुछ समथिंग। या फिर एपीआई में से कोई वैल्यू दे दो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे की प्रॉप देना है मुझे, ठीक है, तो मैंने दे दिया की को डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ भी देनी है। तो मेरे पास एरे डॉट डिस्क्रिप्शन था, एक डी कैपिटल था, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मैंने इसे दे दिया। ओके, अब ये वाला एरर चला जाएगा, ठीक है, कुछ भी यूनिक देना होता है।
ज़रूरी नहीं है, मतलब सेम नहीं होनी चाहिए, बस यही है। अब इसमें क्या कह दिया इसने, वार्निंग एनकाउंटर टू चिल्ड्रन विद द सेम की, अच्छा डिस्क्रिप्शन सेम है शायद, ठीक है। तो ये वाला हटाते हैं एंड एरे डॉट लेंथ दे देते हैं, वो भी सेम हो जाएगी है ना। फिलहाल के लिए हटा देते हैं इसको, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। मेन मकसद हमारा ये नहीं है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, एक मकसद हमारा ये है कि इसको कैसे दिखाया जाए। तो मुझे जो दिखाना है वो दिख क्यों नहीं रहा है एक्चुअली, हम इंस्पेक्ट करते हैं एक सेकंड। ऐड बॉडी, बॉडी के अंदर डिवाइड रूट और ये सारी चीज़ें, और ये देखो डिव एलिमेंट दिख रहे हैं लेकिन खाली दिख रहे हैं। खाली क्यों दिख रहे हैं, हमने वहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी शायद। कार डॉट जी एस एक्स में हमने प्रॉप्स पास किया, प्रॉप्स में हमने एपीआई पास किया। अच्छा हाँ, गलती कर दी, देखो बताता हूँ कहाँ गलती हो गई, ठीक है। ऐप डॉट जी एस में जब मैं गया था तो मैंने एपीआई, जो स्मॉल एपीआई करके पास की थी यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू वहाँ पास हुई, ठीक है। और जो ये वाली वैल्यू मिलेगी मुझे इसके नाम से मिलेगी, ठीक है। तो किस वैल्यू से पास कर रहे हो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो कार डॉट जे एस एक्स में जो ये वाली एपीआई, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये मैंने वहाँ पास की ही नहीं है, मैंने ये वाली पास की है, और मुझे यही वाली पास करके वहाँ भी देनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था कि अब आएगा, ओके। तो देखो ये आ रहा है, जो फर्स्ट फर्स्ट चीज़ है ना मेरी, ये उसकी एपीआई हुई वैल्यूज है, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी बना सकते हो, हैं? जैसे डिब में मैंने एपीआई बनाया, अब मैं मान लो चाहता हूँ कि इसको एक तरीके से डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो सी एस एस की मदद से डिज़ाइन कर सकता हूँ एपीआई। और मैंने दूसरा मेथड बताया था एक, ठीक है, कि मैं उस वो भी बताऊंगा डिस्ट्रक्चर कैसे करते हैं डायरेक्टली वहीं पे, तो वो बता देता हूँ मैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लो एपीआई है, या तो मैं प्रॉप्स को, सारी प्रॉप्स को वहाँ से बेच कर ऐसे कर दूँ, या फिर मैं यहीं पे से डिस्ट्रक्चर कर दूँ, ठीक है। यहीं पे कैसे डिस्ट्रक्चर होगा, देखो वहाँ पे मैंने क्या क्या वैल्यूज भेजी है वो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने वहाँ खाली एपीआई भेजी है अभी तक, है ना। और सेम चीज़ वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे इंडेक्स डॉट जे एस, एप डॉट जे एस में गया, ठीक है, मैंने एरे डॉट एपीआई और ये सब चीज़ें भेजी, तो मैं एरे ना भेजने के बजाय क्या कर सकता हूँ, सोचो मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ डायरेक्ट एपीआई, ठीक है। और क्या था, डिस्क्रिप्शन, और क्या था, और क्या था, और देखो यहाँ पे क्या क्या था, ऑथ, एच टी टी पी एस कोर्स, एच टी कोर्स एच टी टी पी एस, तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी फिलहाल के लिए। ऑथ ले लेते हैं एंड लिंक ले लेते हैं, कैटेगरी ले लेते हैं, ठीक है। लिंक और कैटेगरी ले लेते हैं, ऑथ भी छोड़ो, या एपीआई की तो है इसके अंदर, ऑथ के अंदर कुछ खाली भी है, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हम लिंक और कैटेगरी और ले लेते हैं, ठीक है। लिंक और कैटेगरी कहाँ गया मेरा, ये रहा, ओके। तो मैं ले लेता हूँ लिंक और कैटेगरी, ठीक है। और स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए, कैपिटल स्मॉल सब कुछ, ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे यही वाली पास कर दूंगा, ठीक है, ए पी आई कैपिटल, ठीक है। आपको वैसे भी बता देगा अगर कोई गड़बड़ कर दोगे तो, स्मॉल में डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ जो वहाँ पास होगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि कीवर्ड में क्या गड़बड़ होती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देखो, उनको ऊपर कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं लिंक पास कर देता हूँ ऐसे स्मॉल में, और यहाँ पे मैंने दे दिया लिंक, फिर कैटेगरी मैंने स्मॉल में पास कर दी, और ऐसे ही आप मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वैसे तो सेम ही पास करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे मैंने पास कर दी, ओके। अब मैं यही सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे एक्सेस कर लूँगा, कहाँ है मेरा कार्ड डॉट जे एस एक्स, ठीक है। तो मैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे कर दूँगा, ठीक है। तो मैं कार्ड, क्या कहती है मतलब मैं भूल गया, ए पी आई, स्मॉल वाला ए पी आई, कैटेगरी, और आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आगे और पीछे लिख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैटेगरी, फिर लिंक था, डिस्क्रिप्शन था, और पता नहीं क्या था, ठीक है। चार चीज़ें थी और थी, ठीक है। और यहाँ पे हम बना सकते हैं अपना कैटेगरी डिस्क्रिप्शन लिंक इसके हिसाब से, जैसे पैराग्राफ मैंने चार पांच बना लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ कैटेगरी दे दिया, और ये भी करली ब्रैकेट्स के अंदर हो, क्योंकि ठीक है डायनेमिक चीज़ें जो भी होती हैं वो इसी में होती हैं। लिंक दे देते हैं, लिंक लिंक, ठीक है। एंड अब डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसके अंदर बॉर्डर दे दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास एक बॉर्डर देने का एक तरीका होता है, स्टाइल ऑब्जेक्ट, इसके अंदर मैं क्या दूंगा, बॉर्डर, बॉर्डर बॉर्डर में मैं दूंगा ऐसे 2 पिक्सल सॉलिड, मतलब इससे डायरेक्ट सी एस एस ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो मैंने दे दिया, अब देखते हैं काम करता है या नहीं, ठीक है। तो मैंने यार रिएक्ट टैब दिया और देखो ये काम कर रहा है, ओके।
तो मैंने यहाँ पे दिया, देखो। तो ये पूरा इस तरीके से काम कर रहा है। और रेड कलर जो ये रेड आ रहा है ना, ये इसी की वजह से आ रहा है, और ये सारी चीज़ें आ गई। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी वो कर ली है। ठीक है, अब ये 0 से 99 तक ही हुआ होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी जो है वो अलग एरे में है। तो उसके हिसाब से मुझे उस मतलब एरे को 0 1 2 करके ऐसे करना पड़ेगा, तो शायद ये पहले वाला ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फैच कर सकते हैं काफ़ी सारे डाटा को। ओके, तो ये फैच करने का तरीका हो गया। और मैंने अभी तो फैच ही बताया, एक्सक्यूज नहीं बताया ना। तो वीडियो 35 मिनट के ऊपर जा चुकी है, तो एक्सक्यूज मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, और मोंगो डीबी वाला और वो जो कनेक्ट करने वाला है वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।